ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वक़ार ज़ैदी और आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं सीनियर तज्ज़िया निगार सैयद आसिफ शाह साहब, और हमारे प्रोग्राम का आज अपने नाजरीन को बताने का ये मकसद है और ये बताना चाहते हैं कि क्या दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की जानिब बढ़ रही है या बढ़ चुकी है। इसराइल के पे दर पे जो हमले हो रहे हैं अपने मुखालफिन पर, फ़लस्तीन, लिबनान, बैरूत और यमन पे भी, इसके बाद क्या अगला निशाना कौन सा मुल्क होगा। ईरान, इराक़, शाम, क्या ये इसराइल के पहले ही निशाने पे हैं। आगे पाकिस्तान भी मौजूद है, और जिस तरह का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी स्पीच में इज़हार ख़याल किया, तो मुझे ये महसूस भी होता है कि इसराइल को शायद ये स्पीच, ये तकरीर ज़्यादा पसंद ना आई हो। तो बहरहाल मैं अपने मेहमान से आपका तारुफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ शाह साहब। वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? कैसे हैं आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू। सूरत-ए-हाल रोज़ बरोज़ मशरिक़ वस्ता बिलखसूस, बल्कि अब तो पूरी दुनिया की सूरत-ए-हाल में बड़ी तब्दीली आ गई है। एहतजाज, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद एहतजाज का सिलसिला, फिर उसके बाद इसराइल के फिर दोबारा से यके बाद दिगरे जो हमले हैं, ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि इसराइल जंग बंदी की जानिब बिल्कुल संजीदा नहीं है। और लाजमी सी बात है, सिर्फ इसराइल का मसला नहीं है, उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं, बिलखसूस अमेरिका, उसकी भी एक सपोर्ट है। सपोर्ट के बगैर वो कुछ नहीं करता। आप क्या कहती हैं जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, क्योंकि हमने लास्ट प्रोग्राम भी सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के हवाले से किया था, आप क्या कहते हैं उसके बाद से अभी तक जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। बड़ी अच्छी बात की शाह साहब, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। इस वक्त जो है सूरत-ए-हाल है वो इतनी ख़तरनाक है कि सिर्फ एक चिंगारी का शोला आने की देर है और ये जंग पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। इस जंग को अगर रोका हुआ है तो ईरान ने रोका हुआ है, क्योंकि ईरान की तरफ से पहल नहीं हो रही। जिस वक्त उसकी तरफ से पहल हुई और ये जंग बहुत बड़े इसका दायरा बन जाएगा। जहाँ तक इसराइल की बात है, इसराइल को सपोर्ट है सारी अमेरिका की, लेकिन भारत ये भी हमें मानना पड़ेगा, जिहाद का जो हमारा एक एलिमेंट है इस्लाम का, वो हमने तो कम अपनाया है, लेकिन इसराइल के बदिए 1 करोड़ और सारी की सारी वो फ़ौज है। यानी वहाँ पे एक ख़ास एज पे जाके हर बच्चे को, हर बंदे को, हर लड़की को, नौजवान को 4 से 5 साल जंगी ट्रेनिंग लेनी होती है। जी बिल्कुल। और चंद ही घंटों में उसकी फ़ौज में वो बदल जाती है। मतलब जो काम कर रहा होता है वो फ़ौजी वर्दी में आ जाता है, इजाफा हो जाता है। हाँ जी, तादाद में। तो ये वो बातें हैं जो इस्लामी उम्मा को, इस आलम इस्लाम को परेशान करके रखा हुआ है। दूसरी बात जो है, टेक्नोलॉजी के हवाले से इसराइल बहुत आगे है, और अमेरिका की शे, उसको बार बार मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अमेरिका की शे जो है उसको और बढ़ाती है। बजाय ये तवानाइयाँ, ये ताकतें किसी अच्छी तरफ जाएं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जंग की तरफ जा रही हैं। और ये समझें कि जो इसराइल है उसने मोर्चे बनाए हुए हैं कि जब भी हल्का सा सारे हो तो उसकी सारी जो आवाम है वो मोर्चों के अंदर चली जाती है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत एज ए नकाद अगर हम बात करें तो इसराइल ने बहुत खूबसूरत अपना नक्शा बनाया हुआ है। हमें $1 अरब IMF से कर्ज़े, मिन्नतें, टैक्स, क्या कुछ कह सकते हैं, सब कुछ करने के बावजूद हमें $1 अरब मिलता है, जबकि अमेरिका बगैर कहे इसराइल को अभी भी $9 अरब का सिर्फ असला दे रहा है। हमने $1 अरब पूरी पाकिस्तान में खर्च करना है, मुख्तलिफ जगहों पे खर्च करना है, मुख्तलिफ मद हैं, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ $9 अरब का सिर्फ उसको अंदिया दिया है असला देने का। जब इस तरह की बातें हों तो लाजिम बात है, जो घर का बड़ा होता है, जो इस वक्त दुनिया को बड़ा कहता है, चूँकि हम कहते हैं कि इस वक्त अल्लाह के बाद जो इस वक्त सुपर पावर जिसको कहा जाता है, कभी 2 सुपर पावर का तस्वर था, आज सिर्फ एक सुपर पावर का तस्वर है और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका को चाहिए जैसे कि
ग्लोबल विलेज का नाम आजकल दुनिया को दिया जाता है। ग्लोबल विलेज जो कायनात का ग्लोब बना हुआ था, ज़मीन का ग्लोब बना हुआ था, अब उसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है। अगर ग्लोबल विलेज में सबको अमन के साथ रहना है, खैर खैरियत से रहना है, हर एक के मफादात का ख्याल रख के जीना है, तो वही नज़रिया जो है जीना और जीने दो, दूसरे को छेड़ो ना, अपने आप पे शरारत करो ना। तो जो मैंने नक्शा खींचा आपको इसराइल का, वो इस वजह से 1 करोड़ अगर आप फौज तस्वर करेंगे ना, तो दुनिया की सबसे पहली फौज बन जाती है। बेशक किसी के पास इतनी फौज नहीं है। दूसरा ये है कि फ़िलिस्तीन, लिबनान के पास ना फ़ज़ाई क़ुव्वत है, ना कोई आर्मड कोर है, और ना ही कोई अटरली है। जी बिल्कुल। यानी जब आपके पास अटरली भी नहीं है, आपके पास आर्मड कोर भी नहीं है, और इस तरह के बाकी जो आर्मी के एलिमेंट होते हैं वो भी हमारे पास नहीं है, तो उसके साथ मुकाबला कैसे करेंगे? शाह साहब, अभी जो बदलती हुई सूरत है, जिसकी वजह मैंने कहा कि पूरी दुनिया खौफ के आलम में है, अभी जो एक पत्ता उसने खेला इसराइल ने कि पेजर के ज़रिए और वॉकी टाकी के ज़रिए उसके साथ अंदिया दिया कि हर मोबाइल भी फट सकता है। यानी ये हर वक्त हमने अपने पास बम रखे हुए हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। तो इससे नक्शा जो जंग का था वो बिल्कुल रवायती तौर पे बिल्कुल चेंज हो गया। अब जंग होगी, पहले कहा टेक्नोलॉजी की पहले जब हमारे साथ इंडिया की लड़ाई चल रही थी, रवायती जंग, तो एक दफ़ा सोनिया गांधी ने कहा था कि हम इनको इखलाकी मार मारेंगे, हम इनको अपने जो फिल्में दिखा था कहा कि पाकिस्तानी को दिखाएंगे। और बड़ा मशहूर वाक़या है पीरज़ादा साहब का, शायद लतीफ़ा था या हकीकत थी, कि कोई ऐलान करना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीरज़ादा को कहा कि ये ऐलान करना है, तो उसने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये अगर ऐलान करना है तो इंडियन जो दूरदर्शन का स्टेशन है उन पे जाके ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इंडियन दूरदर्शन देख रही है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त जंग के तकाज़े बिल्कुल चेंज हो गए, और अभी तो एक तीसरी जंग है जो खलाई जंग शुरू होगी, उसमें तो हम बिल्कुल पीछे हैं। तो जब इस कदर सख्त तरीन ख़तरनाक सूरत हाल हो, तो आप मुझे बताएं कौन, ये पंजाबी कहते हैं, पंगा लेगा कि इस तरह के साथ जंग करे। उसको ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ, जैसे अमेरिका भी बार बार कहता है कि जंग की वसत नहीं होनी चाहिए, भाई तो उसको असला भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, और फिर तो कहता है उसके जो उसके तहफ़्फ़ुज़ का बार बार तजदीद अहद भी करता है। तो ऐसा कैसे मुझसे कि 42,000 बंदा एक मर गया है। अभी शुरुआत जो हुई है वो हुई है लिबनान से, लिबनान पे उसने हसन नसरुल्लाह शहीद को शहीद कर दिया, और उसके बहुत से काबिल साथियों को वहाँ पे तहत कर दिया, और बंकर ब्लस्टर जो बम थे वो फेंके गए, जो दुनिया का इस वक्त ख़तरनाक तरीन हथियार है। उसके बारे में ये यूएनओ के करारदाद मंजूर है कि किसी भी आबादी शहर आबादी पे इसको नहीं फेंका जाएगा। वो जब इतनी खिलाफ वर्जियाँ वो कर है इससे, तो उसको रोकने वाला अक़वाम मुत्तहिदा तो बिल्कुल फेल हो चुकी है। उसको रोक सकता है तो सिर्फ अमेरिका रोक सकता है या फिर ईरान रोक सकता है, लेकिन ईरान सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि जंग की वसत मज़ीद ना बढ़ जाए। अच्छा सर जी, आपने कहा ना कि ये जो जंग, देखें जंग तो मुसल्लत हो चुकी है, और उसकी जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो ईरान या लिबनान में हिज़्बुल्लाह जो डायरेक्ट यानी कि जो सफ़े अव्वल में उसमें पहली लाइनों में जंग में मैदान अमल में उतरे हुए हैं, यानी रेड लाइन जो वो कर चुके हैं। तो सर जी देखें, या तो वो इसराइल के ग़ज़वाना तसल्लुत को मान लिया जाए, ऑन कर लिया जाए, और उसको एक रियासत के तौर पे ले लिया जाए, तो ये ममालिक अगर नहीं लेंगे, ये लोग नहीं लेंगे, तो फिर ये जंग वाला तो मामला है ही है। ऐसे ही दूसरा एक वो ग्रेटर इसराइल की बातें भी हम सुना करते थे, लाजमी सी बात है, वो ऐसे ही अपने परपुर निकालने आगे के लिए। तीसरी बात ये है कि सर मुझे ये बताएं कि जब भी किसी मुस्लिम ममालिक में जंग की सूरत हाल होती है और जंग मुसल्लत भी कर दी जाती है, तो बाकायदा इत्तेहादी अफवाज कई ममालिक की ये मुश्तरका एक इत्तेहादी अफवाज बनती हैं और वो जंग में हिस्सा लेती हैं। क्या हमारे में भी इसराइल से लड़ने के लिए, क्या बाकी अरब ममालिक जब खुदा न खास्ता कोई ये तीसरी आलमी जंग शुरू होगी, तो वो वाकई अपना हिस्सा डालेंगे कि जिस तरह अभी वो खामोश हैं, मजम्मत तक बाज़ ममालिक की तरफ से कोई किसी किस्म की मजम्मत तक नहीं की जा रही, या इसी तरह की खामोशी रहेगी?
क्या ये जो सऊदी अरब हो गया, ये आपका यूएई वगैरह और ये जो कोईत, इनका तुर्की का ये उर्दन हो गया, हाँ जी, इनका कोई रोल भी आएगा, आप क्या समझती हैं, या बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा सर? शाह साहब बड़ी अच्छी बात की। इस वक्त जो है ना, ईरान के आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब ने क्या दिया है कि इस वक्त लिबनान के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। एक तो ये ताकतवर जुमला रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब ने कहा। दूसरा, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने इराक़ में ऐलान कर दिया कि उसके लिए जहाद की तैयारी की जाए। और आपने देखा होगा मीडिया पे मुख्तलिफ टेलीविज़न ने दिखाया कि बहुत से इराक़ी, लाखों करोड़ों इराक़ी जो थे, जो कि उनकी आते हैं, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं जंग के लिए, आका सिस्तानी हमें हुक्म करें तो हम इसराइल की तरफ मार्च करें। ये तो सर पहले भी है ना, ये लोग तो पहले भी जी लेकिन आपने जो ISI, हाँ बाकी जो ममालिक हैं, जो गल्फ वाली बात है, गल्फ में अंदर तो आवाम जो है वो इस तरह के ख़िलाफ़ मज़ीद लड़ना चाहती है, लेकिन उनको लीडर को नहीं मिलता। अभी सऊदी अरब ने थोड़ा सा हलचल की है, कल या परसों उन्होंने बयान दिया है कि इसराइल जो लिबनान है उनको जंगी वेपन भी दिया जाए, उनको खुराक भी दी जाए, उनको मेडिकल या मेडिसिन जो है वो भी पहुँचाई जाए। लेकिन तीसरी बात आपने की कि ग्रेटर इसराइल, जब 1948 में ये इसराइल बना था तो उस वक्त उसका रकबा कितना था और आज उसका रकबा कितना है। उस वक्त कितने मुल्कों ने उसको तस्लीम किया था, आज उसको कितने मुल्कों ने तस्लीम किया हुआ है। तो ये भारत दिन ब दिन उसके इरादे आगे ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वो अपनी वसत बढ़ाता जा रहा है। तो सर जी, जो मुल्क अभी खामोश हैं, बिल्कुल अपना रोल कोई मजम्मत भी नहीं कर रहे, वो ग्रेटर इसराइल में, तो वो ममालिक भी तो किसी न किसी तरह मुतासरीन में शामिल हो जाएंगे। तो वो क्या वो कर रही हैं, वो कोई अपना, अगर अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला होता है तो वो अपना रोल प्ले करेंगे कि बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा, खामोशी रहेगी। मतलब शायद सब बड़ी अच्छी बात की। मैंने शायद चंद प्रोम पहले आपको कहा था कि शायद ये मुस्लिम ममालिक खुद ना उठें, लेकिन इनके अंदर से आवाज़ उठेगी और मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं वो इसराइल का मुकाबला करेंगे। हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी। तो जंग अगर हुई, अल्लाह ना करे, तो यानी ये ममालिक की तरफ से बिल्कुल कोई आप अवाम कोई सपोर्ट कर जाए, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आपने ईरान के रूहानी पेशवा अली ख़ामेनी का जिक्र किया, इस हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं ज़ेरे गर्दिश है कि जब हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया का ईरान में शहादत हुई इसराइली हमले में, तो उस टाइम इन्होंने अली ख़ामेनी ने बड़ा यानी अपनी हुकूमत को भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन वो हुकूमत अमेरिका की तरफ से कुछ जंग बंदी, कुछ बेहतर, बहरहाल आपको पता है मुज़ाकरात का भी एक ड्रामा चल रहा था, तो वो उस जानिब मुतवज्जा थी, बेहतर जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी हम ये सुन रहे हैं कि ईरान में भी दो ग्रुप सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हुकूमत या सदर की जानिब से ये नहीं होने की वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है और उन्होंने रहबर की हमायत की और यहाँ हुकूमत की। इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये कोई जंगी चाल है जो लोगों के जहनों में डाली जा रही ताकि ईरान के अंदर भी दो मुतज़ाद कुव्वतें सरगर्म हो जाएं? क्या कहती हैं इसके बारे में, आप क्या कहते हैं? इसको इख्तिलाफ नहीं कह सकते, इसको मशावरत कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस पर हमला करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उसको चूँकि रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी समय हुक्म उनका चलेगा, वो जो राय देंगे उस पर अमल होगा। इसी तरह जो ईरानी सदर है उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, जनरल असम्बली के अंदर। उन्होंने कहा जी हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं, हम यूरोपीय मुल्कों के साथ तल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम अमन की बात करना चाहते हैं, लेकिन हम जंग नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अगर हम पे मुसल्लत किया गया तो फिर इसका जवाब देना हम पे बनता है। लेकिन वही बात मैंने आपको की कि बहुत सी सूरत बनती जा रही है। एक जैसे आपने दो राय दी, एक राय ये भी है कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि ईरान इस जंग में कूदे ताकि पंजाबी कहते हैं इसको फेंटा पड़े और इसका दौरान इलाज हो। सही। लेकिन ईरान ये चाह रहा है कि किसी तरीके से जंग ना की जाए, और इसराइल ये चाहता है कि ईरान पहल करे तो मैं उसका जवाब दूँ। ठीक है, आप बात सिर्फ खड़ी होगी है पहल की, पहल इसराइल करे या पहल ईरान करे? इसराइल तो सर मुसलसल जवाब दे रहा है, नहीं वो सवाल कर रहा है, ये जवाब दे रहा है, लेकिन वो मुसलसल ही कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं ना डायरेक्ट ईरान के साथ, जी। तो सर जी देखें सूरत हाल ये इसराइल के लिए जंग बंदी
वो भी एक तरह से यानी कि उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा कि इतना पावरफुल मुल्क हो गया, जंग बंदी की जानिब आ गया। अगर हमला करता है तो इसराइल को भी पता है कि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं बहरहाल, क्योंकि कुछ भी है वो अपनी आवाम के लिए उनको जिस तरह शील्ड जो उनकी हुकूमत चाहती है कि उनको शील्ड मैसर हो, वो जंग में बहरहाल नुकसानात तो नुकसानात ही होते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में एक होता है जज्बात, एक होती है प्लानिंग और एक होता है सब्र। जज्बात मेरे और आपके बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे ही इस तरह करें हम उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उसको फटाफट हमला कर रहे हैं। प्लानिंग ये होती है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, जो इसराइल अगर हमला करेगा ईरान पे तो क्या ईरान उसका जवाब देने के लिए तैयार है, अवाम तैयार है, या उसकी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन अब वो हमने देखा पिछले कई महीनों में कि वो अपनी जंगी तैयारी में लगा हुआ है। उसके पास एक मिसाइल ऐसा, मुझे अब उसका नाम नहीं आ रहा, जो सिर्फ 7 मिनट तक, सिर्फ 7 मिनट में वो इसराइल पे हमला आवर हो सकता है, उसकी रेंज तक पहुंच सकता है। इसके साथ तीसरी बात में है कि सब्र, अभी उसका सब्र आजमाया जा रहा है। और आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने जैसे झुके, वो नुमाइंदे हैं प्रेसिडेंट जो है ईरान के, तो उन्होंने जनरल असम्बली में और अक़वाम मुत्तहिदा में ये तकरीर की कि हम अमन चाहते हैं, यूरोपीय ममालिक के साथ तल्लुकात बेहतर चाहते हैं। तो अगर इसका जवाब नहीं आएगा तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। और ईरान यकीनन, चूँकि ईरान की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, उसके साथ उसकी अवाम है, उसके जो हुक्मरान है, हुक्मरान और अवाम एक ही पेज पे हैं। और जब ये दोनों एक पे, जो ईरान पे जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं पुरानी, उनके लिए उनकी करेंसी का जो सूरत है, सारे मामलात हैं, असला की खरीदारी है, मैंने वही बात की, सपोर्ट करना ज़बान से और चीज़ है, बयान से और चीज़ है, और अमली तौर पे और चीज़ है। मैंने शाह साहब ये बात की कि प्लानिंग यही ना कि जब ईरान लड़ेगा तो वो जो इक़्तिसादी पाबंदी है वो कहाँ तक उसके नुकसान देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर जी, एक चीज़ और बताएं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान का रोल क्या होगा, बल्कि सबसे अहम, यहाँ हमें हमारी तमाम जो हमायत है वो अपनी हुकूमत के साथ है, अपने मुल्क के साथ है, और वफ़ादारी भी हर इंसान की अपने मुल्क के साथ होती है। लेकिन बहरहाल इस सिचुएशन में जब इस्लाम और वो कहते हैं ना कि यहूद व नसारा के दरमियान जंग की सूरत है, तो हमारी हुकूमत का क्या रोल होगा? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अक़वाम पाकिस्तान जो है वो ख़ुद एक एटॉमिक पावर है, और जब ये पावर इस्तेमाल करेगा, चूँकि आपको पता है जब इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं तो हमारी तरफ से यही कहा जाता है, बल्कि खुद कई MNA ने, पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि हमने ये एटॉमिक बम जो है ये शुरू चलाने के लिए नहीं रखा कि शबरात मनाएंगे इस साथ, हमने इसलिए रखा कि जो हमारा तरफ बढ़ेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये बात इसराइल भी जानता है कि इसराइल को पता है अगर उसने पाकिस्तान से पंजाबी के अंदर पंगा लिया तो 1968 के बाद मौजूद है, जब हमारे लोगों ने, हमारी फ़ौज ने जाकर उनका कला को मंग किया था, बहुत से मारे थे इनको, तो अभी ये दोबारा भी ये रिपीट हो सकते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको पहले शुरू में कहा कि अब जंग के तकाज़े बिल्कुल बदल चुके हैं। अब जंग कैसे लड़ी जाएगी, कहाँ पे लड़ी जाएगी, ये बात हसन नसरल्लाह ने कहा था कि अगर हमें ख़त्म करना होता तो करबला में हमें ख़त्म कर देते, अगर हम वहाँ पे ख़त्म नहीं हुए तो इंशाल्लाह हम क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। उसकी वजह है ना सर, उसका बैकग्राउंड ये है कि अगर लिबनान या हिज़्बुल्लाह फ़लस्तीन की हमायत में ना आगे आती, बाकी जिस तरह अरब ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है, अगर ये खामोश हो जाए, बेशक इनका नंबर बाद में आता, खामोश हो जाए तो कोई मसला नहीं था। इन्होंने तो गज़ा के मुतासरीन, महसूरीन और फ़लस्तीनी भाइयों की मदद किया, तो वो मदद और वो जंग में कूदना, ये नुकसानात हिज़्बुल्लाह को और उधर की आवाम को उठाना पड़ रहा है और उठाना मज़ीद भी पड़ेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। इसी के साथ आपसे भी आसिफ शाह साहब और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।